नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं अभय सिंह जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में 35वीं रैंक हासिल की है। स्वागत है अभय जी आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो खबर इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट रहा जिससे आप प्रेरित होकर आपने ये तय किया कि हमें सिविल सेवा में जाना है? शुरू से ही ये मेरे पिताजी का सपना रहा कि वो सिविल सर्वेंट बने, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया, हालांकि कभी फोर्स नहीं किया कि इस क्षेत्र में हम जाएं, लेकिन धीरे धीरे वो उसके प्रभाव को, उसके पावर को, उसके रुतबे को और सम्मान को हमेशा मुझे बताते रहे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात पैदा हुई और एट लास्ट इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, और आज मैं चयनित हूँ। परीक्षा एक कठिन परीक्षा है, जी माना जाता है। जी और बहुत से चैलेंजेस रहे होंगे आपकी तैयारी में, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? जी, ये कठिन तो है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है और असंभव भी नहीं है जैसे बताया जाता है। हाँ, कोई निरंतर प्रयास करे और लगन से एक लक्ष्य को साध के प्रयास करे तो निश्चित सफलता पाई जा सकती है, और मैं उसका उदाहरण हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि मेरे सामने क्या चैलेंजेस रहे, तो पहला चैलेंज मेरे सामने यही रहा कि मेरे सामने कोई मार्गदर्शन नहीं था। ना मेरे परिवार से, ना मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जो सिविल सर्विसेज में चयनित हुआ हो। इस वजह से मुझे खुद ही अपना रास्ता बनाना था और खुद ही चलना था। तो इस वजह से मुझे लगभग 5 साल लगे इस तैयारी में। और रही बात दूसरी आर्थिक समस्याएं, तो मेरी मूलतः आय का स्रोत कृषि से है। मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, लेकिन जीवन यापन किसी तरह हो रहा है, तो आर्थिक समस्या मेरे सामने हमेशा बनी रही। और इन सभी चुनौतियों का सामने करते हुए मैं अंततः चयनित हुआ, और ये सारी समस्याएं उम्मीद है अब नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल जी। और मैं कई सारे एस्पिरेंट्स से मिला कि बहुत सारी ये रहती है कि मल्टीपल जो रिसोर्सेस हैं, हाँ, उनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मल्टीपल रिसोर्सेज के लेकर जो कंफ्यूजन रहता है? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि रिसोर्सेज के लिए कि वो एक रिसोर्स या 2 रिसोर्स शुरू में पहले अपना सिलेबस देखें, उसके हिसाब से रिसोर्सेज तय कर लें। कुछ रिसोर्सेज हैं, कोचिंग मटेरियल भी कहीं कहीं उपयोगी हैं, कहीं कहीं किताबें उपयोगी हैं, तो उसको डिसाइड करना होगा एस्पिरेंट्स को अपना कंफर्ट लेवल देख के। हिंदी माध्यम में तो ये समस्या है कि ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं है या कम है, और इंग्लिश मीडियम में ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि उनको ऑनलाइन कंटेंट अच्छे अवेलेबल हैं। तो उन्हें सोर्सेज में ये सेलेक्ट करना होगा कि एक सोर्स पकड़ लें और उसी में सुधार करें और जोड़ें। बार बार सोर्स ना बदलें कि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जैसे कि मेरा 2018 में नहीं हुआ, तो मुझे बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि हिस्ट्री के लिए आप अपने सोर्स बदलें, या हिस्ट्री ऑप्शनल ही बदल लें, या जीएस के सोर्स बदलें। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं 2017 से जो सोर्स थे वही पढ़ता आया हूँ, उसी को अपडेट किया, बार बार रिवाइज किया, और यही मूल मंत्र है, मल्टीपल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग। जी। तो मुझे ये बताइए अभय सिंह जी कि कोचिंग कितना जरूरी है तैयारी के लिए? जी, कोचिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि कोई मानविकी विषयों में किसी ने ग्रेजुएशन किया है, या उनका हिंदी या इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक विज्ञान है, पॉलिटी, इन सब चीज़ें अच्छे से तैयार है और समझ है, तो उनके लिए कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, कोचिंग के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप डाउनलोड करिए, पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिए या लैपटॉप पे अपने पढ़िए, तो कोचिंग उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं। लेकिन जो बच्चे, जैसे मैं हूँ, इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड था मेरा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से कोई टच नहीं था, तो ऐसे भी बच्चे कर सकते हैं, अपने से अगर तैयारी करें तो कर सकते हैं। और जिन्हें अपना बेसिक क्लियर करना है, तो मैं कह सकता हूं कि थोड़ी मदद कर सकती है कोचिंग। आपकी सफलता में 30 से 40% योगदान दे सकती है कोचिंग। और लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। एक ही कोचिंग में लगभग 100-200 बच्चे बैठते हैं और एक ही टीचर उन्हें पढ़ाता है, लेकिन हर बच्चे का अपना अलग रिजल्ट होता है। तो ये डिपेंड आप पे कर रहा है, कोचिंग पे नहीं। तो ये ज़रूरी होगा कि आप
समझदारी से इस चीज़ों का चयन करें, अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें, लोगों के बहकावे में ना जाएं। लोग कहते हैं कि प्रथम प्रयास में मैंने निकाला, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने निकाला, लेकिन बेसिक ये होता है कि उन्होंने तैयारी कब से की, किस तरह की और किस दिशा में की, ये ज़रूरी है। आपने किस अटेम्प्ट में अपनी परीक्षा? जी, मैंने 2018 में पहला अपना प्रयास दिया, उसमें मेंस लिखा, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुई मेरी। और 2019 में मेरा दूसरा प्रयास है जिसमें मैंने सफलता हासिल की। अब जी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जो इंग्लिश मीडियम और जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा माना जाता है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम या टेक्निकल फील्ड के रहते हैं, तो क्या समस्या हिंदी मीडियम वालों की क्या समस्या है? देखिए, बस समस्या तो नहीं उतना बता पाऊँगा क्योंकि मैं उससे जुड़ा भी नहीं रहा हूँ, हिंदी मीडियम से भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मूलतः मुझे जो समझ में आता है तो उसकी जड़ पे जाएं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का विभाजन शुरू कहाँ से होता है। वो शुरू आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट से ही शुरू हो जाता है। जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में अच्छे हैं या होशियार हैं, सभी के नहीं मैं कह सकता हूँ, सभी पे लागू नहीं होता है, वो मूलतः उन्होंने एक ट्रेंड बना था, इंजीनियरिंग ऑप्ट किया, और इंजीनियरिंग से धीरे धीरे उनका मीडियम भी इंग्लिश हो गया, और धीरे धीरे वो एक क्रीम लेयर जो थी इंजीनियरिंग में जाके और फिर से सिविल सर्विसेज में वापस आई। तो वहाँ से इसलिए सिविल सर्विसेज में ज़्यादा चयन हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ हिंदी मीडियम की है, तो वहाँ भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है और अच्छी रैंक हासिल की है, ना कि पीसीएस में, यूपीएससी में भी अच्छी रैंक। लेकिन वहाँ पर एक समस्या है जो मुझे लगती है, आजकल पढ़ाई का लगभग 30 से 40% हिस्सा हमारे इंटरनेट बेस्ड है, और इंटरनेट पर मूलतः कंटेंट क्रिएटर और टेक्नोलॉजी जो बना रहे हैं या इवॉल्व हो रही है वो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे कर रहे हैं। चाहे ऐप बनाना हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, तो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम का कंटेंट उतना क्वालिटी बन नहीं रहा है, और जो बन भी रहा है वो लोगों में एक्सेसिबल नहीं है। और आप वेबसाइट पे भी जाएंगे हिंदी मीडियम और हिंदी और इंग्लिश की वेबसाइट पे, तो आपको भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि वो कंटेंट उतना अच्छा है नहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चे उस माध्यम के पिछड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो इसमें आगे आएँ और हिंदी में भी अपना कंटेंट क्रिएट करें। अभय जी, तैयारी के दौरान बहुत सारा टेंशन भी रहता है। जी जी। तो आप अपने टेंशन को दूर करने के लिए क्या करते थे? जी, मुझे आउटडोर स्पोर्ट्स, हाँ, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, कुछ भी खेलना हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो। इवन मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ के लॉन में ही खेलता हूँ, तो क्रिकेट जरूर मैं आधा घंटा 1 घंटा खेल लेता हूँ। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की ये सवाल रहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें। हाँ, ये तो है कि कितने घंटे, तो मैंने कभी घंटे नहीं गिने। खाना पीना, नहाना, उसके बाद सोने से जो भी समय बचा खेलना, तो मैं उसको पढ़ाई को डिवोट किया। और घंटे मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर आप पूरे साल पढ़ते हैं तो 8 घंटे से 10 घंटे बहुत हैं। लेकिन एग्जाम, मैं कह सकता हूँ कि आपने बड़ा रिलैक्स में अपनी तैयारी की। जी जी, इसी वजह से मुझे भी लगता है कि समय भी बहुत लगा। तो आपके साथ कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि पहला कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। वो रिज़ल्ट ज़्यादा ना देखें कि क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अपना इम्प्रूवमेंट देखें। पिछली बार से आपने किस क्षेत्र में इम्प्रूव किया है, किस क्षेत्र में आपने अच्छा प्रयास नहीं किया है, उन चीज़ों को देखें। अपना मूल्यांकन दूसरे से ना करें, अपना खुद से करें कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, और उसी से अपना प्रोजेक्शन भी करें कि आगे आने वाली 1 या 2 परीक्षाओं में वो सिलेक्ट होंगे। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा। और नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से बचें, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं आप में एक ऊर्जा भरता है, वो ऊर्जा साल भर आपको बहुत ही आगे ले जाती है। तो ऐसे लोगों से बचें। मेरा आपने सही कहा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना चाहिए। जी। और दूसरी बात यह है कि आपका शेड्यूल क्या रहा है तैयारी करने का, क्या स्ट्रेटेजी रही है? स्ट्रेटेजी में अगर शेड्यूल डेली रूटीन देखें तो मैं लगभग 7 से 8 बजे उठता हूँ सुबह, और उसके बाद अपना दैनिक क्रिया करने के बाद मैं पढ़ाई लगभग 9 से 9:30 बजे शुरू कर देता हूँ, और ये दिन भर अपना खाना पीना के साथ चलती है। रात में मैं 1 बजे तक लगभग पढ़ाई करता हूँ। और स्ट्रेटजी पूरी पढ़ाई के दौरान जो मेरी रही है, तो उसमें मैंने मूलतः अपने जो ओरिजिनल कंटेंट थे उसी पे रिलाई किया, और उसी का बार बार मैंने रिवीजन किया। हर एक चीज़ के लिए 1 या 2 सोर्स फिक्स कर लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है।
अगर कोई बुक नहीं उठानी है नई, कोई नोट्स नहीं उठाने हैं, हाँ, लेकिन जहाँ कंटेंट में मेरे कमी है उसको आंसर राइटिंग करते समय मैंने रियलाइज़ किया है, तो उसको इंटरनेट पे सर्च करके मैंने अपने नोट्स में ऐड किया है। और सबसे बेसिक गलती बच्चे करते हैं कि मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो मैं आंसर राइटिंग शुरू करूँगा या प्री की टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करूँगा। आपका जैसे जैसे पढ़ाई, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़, ये तीनों साथ साथ चलनी चाहिए। थोड़ा एक सब्जेक्ट तैयार हो गया, आप डेली आंसर राइटिंग करिए। और मेरा मेनली सक्सेस का अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो मैं डेली 5 क्वेश्चंस डेली लिखता हूँ। अभी भी सिलेक्शन होने के बाद भी मैं कल रात में मैंने लिखे हैं क्वेश्चन 5। डेली 5 क्वेश्चन लिखने हैं, रात में 11 से 1 के बीच में लिखता हूँ। और 3 मेरे दोस्त हैं, अंकित जी और कौशिक जी, उनके साथ में लिखता हूँ और डेली हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 घंटे लिखते हैं और 1 घंटे डिस्कस करते हैं, उस पर अपनी अपनी आंसर कॉपी शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये साल भर चला है, 2018 से ये 2021 चल रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे सफलता में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आंसर राइटिंग ज़रूर करें और इंतज़ार ना करें कि सिलेबस कंप्लीट होगा। आंसर राइटिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके चयन में। जी, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की जी, लेकिन आपने हिस्ट्री ऑप्शनल चुना। जी जी जी। क्या इसके पीछे क्या रीजन है? जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कंप्लीट करने के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था इसमें किस विषय में क्या है, तो मैंने पहले जीएस की पढ़ाई शुरू की। जब जीएस की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए हिस्ट्री ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और नोट्स भी हिस्ट्री के बहुत इजीली अवेलेबल हैं, मटेरियल है हिस्ट्री का मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और उसका सिलेबस और क्वेश्चन देखा मैंने पुराना, तो ज़्यादातर 60 to 70% रिपीटेड होता है। तो मुझे लगा कि इसमें आसानी से किया जा सकता है, इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया। हालांकि 2018 में देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स मिले मुझे। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि हिस्ट्री उतना स्कोरिंग नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सेलेक्ट किया उस पर डटा रहा और फिर भी आप कंटिन्यू किए। जी जी, ये बड़ी बात है। लेकिन हर व्यक्ति के सफल होने के पीछे उसकी खुद की तो मेहनत होती ही है जी, लेकिन कुछ उसके बैकग्राउंड में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जिन्होंने मुझे विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाया। उसके बाद 5 साल तक मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आप जॉब करिए और ये नहीं कहा कि इस क्षेत्र में पढ़िए या ये सब्जेक्ट पढ़िए। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं उन्हें देना चाहूँगा। एक विश्वास बना रहा। जी बिल्कुल। अंतिम क्वेश्चन मैं कुछ और पूछना चाहूँगा कि आगे आप क्या सोसाइटी में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे और क्या आपका एक अलग कंट्रीब्यूशन रह सकता है आगे? जी, मेरा मूलतः जो रहा है इस क्षेत्र में जाने का, तो मैं पहली चीज़ प्राथमिकता रहेगी बच्चों की पढ़ाई पे मैं ध्यान दूंगा। जो छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर आप सभी जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है इससे। तो मैं वहाँ पर बच्चों की शिक्षा और उनके जो आहार है उस पर मेरा मूलतः फोकस रहेगा। और दूसरी चीज़ महिला सुरक्षा आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और यह कह सकते हैं कि बहुत समस्या है। तो महिला सुरक्षा के प्रति मैं पूरा अपना ध्यान दूंगा। और तीसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि लोग सिविल सेवा इसलिए ज्वाइन करते हैं, बाद में उन्हें अवसर मिलते हैं आर्थिक लाभ कमाने के, ऐसा। और मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं जो भी कर्तव्य मुझे मिलेगा, जो भी काम करूँगा, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा और पूरी निष्ठा से करूँगा। और ये मेरा आप सभी के समक्ष वादा है। आपने बहुत बड़ी बात की। जो उत्तर प्रदेश की जो समस्या है, एक शिक्षा और दूसरा महिला सुरक्षा, जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या आप आगे सिविल सेवा सेंट्रल के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे? जी, मैं 2021 यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और इस बार 2021 वाला मैं दूसरा अटेम्प्ट अपना दूंगा और मुझे आशा है कि इसमें भी मुझे सफलता मिलेगी। बिल्कुल शुभकामनाएं आपको। जी, तो इसलिए तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ अवसर मिला तो सिविल सेवा मुझे यूपीएससी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, तो उससे मुझे समाज में योगदान करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। तो ये थे अभय सिंह जी जिनसे हम बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत यूजफुल होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज का उपयोग ना करके सिंगल रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करें और अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अभय कुमार, खबरें इंडिया, प्रयागराज।